हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखा गया विजय विकास सीरीज का मज़ेदार उपन्यास पाक साहब का पार्ट 11। उनकी अगली मुलाकात पिछली मुलाकात के 2 घंटे बाद हुई और मुलाकात होते ही सुप्रीमो ने बताया, माइकल और जिम के शव कल सुबह 8:40 वाली फ्लाइट से अमेरिका जाएंगे। अपने दोनों व्यक्तियों को उसी फ्लाइट में शामिल करने में दिक्कत तो बहुत आई, मगर अंत में ऐसा इंतज़ाम करने में हम कामयाब हो गए कि हमारे दोनों व्यक्ति उस विमान में यात्रा जरूर करेंगे। क्या मतलब? पहली दिक्कत तो यह आई थी कि आवेदन के लिए 24 घंटे भी शेष नहीं बचे थे। उच्च स्तर की सोर्स बढ़ाने पर 18 घंटे पूर्व आवेदन करने के बावजूद हम वे आवेदन स्वीकृत करने में कामयाब हुए। दूसरी दिक्कत यह आई कि प्लेन में कोई सीट खाली नहीं थी। हमने अपने दोनों व्यक्तियों के नाम वेटिंग में डलवा दिए हैं। क्या ज़रूरी है कि उनका नंबर आ ही जाए? 100% आएगा। हमने इंतज़ाम कर दिया है। क्या इंतज़ाम किया है? एक परिवार के वे 3 सदस्य इस वक्त हमारी कैद में हैं, जिन्हें उस फ्लाइट से अमेरिका जाना है। जब वे वहां नहीं पहुंचेंगे तो वेटिंग लिस्ट से 3 यात्री लिए जाएंगे, जिनमें से 2 हमारे होंगे। वेरी गुड, विकास कह उठा। यह आपने नायाब काम किया है। क्या आप लाशों की स्थिति और उसकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी कुछ पता लगा सके? कुछ भी नहीं, बल्कि सब कुछ। गुड। लाशें उस मेडिकल के कक्ष नंबर 7 में ताबूत के अंदर रखी हुई हैं। उनके जिस्म पर उस मसाले का लेप किया गया है जिनकी मौजूदगी में लाशें सड़ेंगी नहीं। और सुरक्षा व्यवस्था के मामले में तुम्हारा अनुमान अक्षरशः सही उतरा। कोई अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। रात भर उन्हीं 2 सशस्त्र सिपाहियों का पहरा लॉक कक्ष के बाहर रहेगा, जिनका रहता है। सुप्रीमो के इन शब्दों के बाद वहाँ खामोशी छा गई। न विकास कुछ बोला था, न उसके साथी। फिर इस खामोशी को भी सुप्रीमो ने ही तोड़ा। क्या तुम विमान अपहरण की पूरी योजना तैयार कर चुके हो? बेशक, हम सुनना चाहते हैं। उससे पहले आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दे तो बेहतर होगा। पूछो, विमान अपहरण करके हमें कहाँ ले जाना है? कराची। वहाँ क्या करें? तुम विमान को मुक्त कराने की मांग रखोगे। पाकिस्तान उन्हें नहीं मानेगा और सारी दुनिया यह जानेगी कि पाकिस्तान के कमांडोज ने अद्वितीय बहादुरी दिखाकर विमान को तुमसे मुक्त कराया है। वे लोग तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। वह सब सिर्फ दिखावा होगा। हमारे ख्याल से इस वक्त तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी है कि पाकिस्तानी सरकार हमारी दुश्मन नहीं, दोस्त है। मैं समझ गया। विकास ने रहस्यमय मुस्कान को अपने होठों पर उभरने नहीं दिया। अब हम तुम्हारी वह नायाब स्कीम सुनना चाहते हैं, जिसके तहत एक ऐसा करिश्मा होने जा रहा है जिसे आज सुबह तक हम और तुम नामुमकिन समझ रहे थे। विकास ने अपनी योजना बतानी शुरू की। वे सांस रोक के सुनते रहे। सुनने के बाद लियाकत, सनवर और असगर नहीं, बल्कि सुप्रीमो का भी रोम रोम शबीर शाह के दिमाग की दाद दे रहा था। गुप्त भवन में अपनी रिवॉल्वर चेयर पर बैठे ब्लैक बॉय ने कहा, मेरे ख्याल से तो गुलफाम टूटने वाला नहीं है सर। टूटना तो उसे पड़ेगा प्यारे। उसके सामने मेज के उस तरफ बैठे विजय ने कहा, कई दिन गुजर चुके हैं। हालांकि राजनगर के बाहर निकलने वाले हर रास्ते पर कड़ी चौकसी है, परंतु विकास फोर्स को चकमा देकर निकल भी गया हो तो क्या कहा जा सकता है। गुलफाम अगर टूटा, लेकिन तब टूटा जब विकास हमारी पकड़ से बाहर निकल चुका, तो क्या फ़ायदा होगा?
बात तो तुम्हारी एकदम दुरुस्त है प्यारे काले लड़के, मगर किया क्या जा सकता है। जिस तरीके से गुलफाम को टॉर्चर किया जा रहा है उसमें तो एक बार को फिर भी उसके टूटने की संभावना बनती है, जबकि साधारण टॉर्चर से उसे किसी हालत में नहीं तोड़ा जा सकता। पट्टा बड़ा तगड़ा वक्त निकला दिल जले का, कहता है उसे वचन दे चुका है। मेरे ख्याल से वह विकास का नहीं, उसके वर्तमान विचारों का वक्त है। मतलब वह चाहता है विकास पाकिस्तान जाकर मुशर्रफ के गाल पर थप्पड़ जड़ने में कामयाब हो। चाहते तो तुम भी यही हो काले लड़के। कहने के साथ विजय ने उसे बड़ी गहरी नज़रों से घूरा था। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे हिंदुस्तान की बदनामी। इसलिए तो मैं भी उसकी कामयाबी नहीं चाहता सर। लेकिन ईश्वर ने आदमी को दो चीज़ें दी है, दिल और दिमाग। दिमाग कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु दिल चाहता है सचमुच मुशर्रफ के गाल पर जोरदार चाटा पड़े। और मैं आपसे इस बात को छुपाना नहीं चाहता कि मेरा दिल भी यही चाहता है। फिर भी मैं आपके साथ हूँ। साथ को तो सभी साथ है प्यारे, मगर फिलहाल गर्दिश में चल रहे हैं सितारे हमारे। अजीब बात यह है कि हमारे पास मैक्सिमम जानकारी है, जैसे वह कि दिलजला शबीर शाह बनकर आतंकवादियों के बीच घुसने के बाद पाकिस्तान पहुंचने की कोई तिकड़म बिड़ा रहा है। अगर हाथ नहीं लग रही है तो केवल वह जानकारी कि वह तिकड़म क्या है। एक बात कहूँ सर, बुरा तो नहीं मानेंगे? कह दो नहीं मानेंगे। तुम भी क्या याद रखोगे कि किसी अमीर से पाला पड़ा है? विजय ने इस तरह कहा जैसे बुरा न मानने का वादा करके ब्लैक बॉय को जागीर सौंप दी हो। कुछ भी कहो, कम से कम अभी तक विकास आप सहित सबके छक्के छुड़ाए हुए है। हिंदुस्तान की वह कौन सी ताकत है जो इस वक्त उसे तलाश न कर रही हो, मगर वह है कि विजय उसकी बात काट कर कह उठा, सबके साथ तुम विजय दी ग्रेट को नहीं जोड़ सकते काले लड़के। क्यों, क्या आप उसे तलाशने की भरपूर कोशिश नहीं कर रहे? कर तो रहे हैं प्यारे, मगर मगर उंगली टेढ़ी नहीं की है, हमने सीधी रखी हुई है। यह जानने बूझने के बावजूद कि सीधी उंगली से घी निकला नहीं करता। जिस दिन उंगली टेढ़ी कर दी उस दिन दिल जला पके हुए आम की तरह टपक पड़ेगा। मैं समझा नहीं सर। जरा सोचो, थिंक करो प्यारे। अगर हम मीडिया को बता दें कि शबीर शाह अपना दिल जला है तो क्या हो? ब्लैक बॉय के मुंह से लफ्ज न निकल सका, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। क्यों, अटक गई न तुम्हारे चेहरे की दोनों सुइयाँ बारह पर? विजय कहता चला गया, तुम्हारा थोबड़ा राजस्थान का मरुस्थल इसलिए बन गया है कि क्योंकि तुम जानते हो अगर हमने ऐसा कर दिया तो दिलजला हमारे हाथ आए या न आए, मगर कम से कम इस जिंदगी में तो वह पाकिस्तान पहुंच नहीं सकेगा। बात अगर यहीं तक सीमित रहती तो हम तभी का यह काम कर चुके होते, परंतु बात के यहीं तक सीमित रहने की कोई संभावना नहीं है। पक्की संभावना यह है कि अगर हमने ऐसा किया तो दिलजला, वह दिलजला जो इस वक्त या तो शबीर शाह के रूप में आतंकवादियों के बीच घुसने की चेष्टा कर रहा होगा या घुस चुका होगा, दोनों ही हालात में उनके हाथों मारा जाएगा। मैं समझ सकता हूँ सर, कम से कम मौत नहीं चाह सकते आप उसकी। सरासर गलत समझते हो काले लड़के। ब्लैक बॉय कुछ नहीं बोला, वह अभी तक यही सोच रहा था। का क्या मतलब? ब्लैक बॉय सकपका गया। इस बात को पत्थर की लकीर समझो प्यारे की अगर वह मुशर्रफ के गाल पर थप्पड़ मारने में कामयाब हो गया तो मौत का जो फरमान सीक्रेट सर्विस उसके लिए जारी कर चुकी है वह विजय दी ग्रेट के कर कमलों से पूरा होगा।
अगर हम वैसा नहीं कर रहे हैं, जैसा करने के बाद आतंकवादियों के हाथों उसकी मौत पक्की है, तो केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उसका अंत उसके हाथों से नहीं चाहते। वह हमारा शिकार है, मेरा शिकार, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोट उसने मुझे पहुंचाई है, मुझे, जिसने उसे बनाया और जिसके हुक्म को ताक पर रखकर वह एक ऐसा काम करने निकल पड़ा है जिसके परिणाम स्वरूप यह देश सारे संसार में बदनाम होने वाला है। जिस देश की आन बान और शान बनाए रखने के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी होम कर दी, जिस अंदाज में विजय ने यह सब कहा था, उस अंदाज ने ब्लैक बॉय के समूचे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ा दी। विजय का लहजा भावुक था, उसका लहजा भावुक था जो कभी भावुक नहीं होता था। उसके लहजे में वेदना थी, ऐसी वेदना जैसे उसे वह करना पड़ रहा है जो वो करना न चाहता हो, परंतु लहजे में एक दृढ़ता थी, ऐसी दृढ़ता जो बता रही थी कि वह अपने इरादे से डिग नहीं सकता। ब्लैक बॉय की हालत ऐसी हो गई कि चाहकर भी कुछ कह नहीं सका, जबकि विजय ने सिर झटका कुछ ऐसे अंदाज में जैसे जेहन को वर्तमान विचारों के भंवरजाल से निकालना चाहता हो। फिर सामान्य स्वर में, सब साले नाकारा हो गए हैं, विक्रम, नाहर, आशा, परवेज और अशरफ एक भी तो अभी तक दिलजले को नहीं ढूंढ पाया है। जान जरोखे, हाँ, उसकी ड्यूटी हमने सराय पर लगाई थी। हमारे ख्याल से कम एक बार तो दिलजले को सराय पर लौटना ही चाहिए था, इसीलिए फिट किया था जान जरोखे को वहाँ। जरा बात तो करके देखें, पूछ तो लें। सीक्रेट सर्विस की नौकरी छोड़कर कहीं सारी उम्र छोले भटूरे ही बेचते रहने का प्लान तो नहीं बना बैठा है पट्ठा। कहने के साथ उसने मेज पर पड़ा मोबाइल उठाया और अशरफ के मोबाइल का नंबर सर्च करके डायल वाला नंबर दबा दिया। पता लगा या तो स्विच ऑफ है या रेंज से बाहर है। विजय ने कई बार कोशिश की, जब उसका तब भी नंबर नहीं लगा तो बड़बड़ाया, कहाँ मर गया जान जरोखे। केस का आखिर अंत क्या होगा? विकास अपने कॉल का पक्का है और विजय कह चुका है उसने कॉल पूरा किया तो उसके हाथों से सजाए मौत पाएगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि कान के पर्दे से कुर्सी सरकने की आवाज़ टकराई। खड़े होते हुए विजय ने कहा, बात भेजे में घुसी नहीं। प्यारे जान जरोखे को सराय पर तैनात किया गया था। वह इलाका मोबाइल की रेंज से बाहर नहीं है और उसके द्वारा मोबाइल ऑफ करने का सवाल ही नहीं उठता। फिर ये पेच क्या है? इस पेच को खोलने के लिए हमें खुद शांता से इश्क लड़ाने सराय जाना होगा। एक बार फिर ब्लैक बॉय को कहने के लिए कुछ नहीं सूझा था और अल्फा से ने देखा उसके चारों तरफ सैनिकों का एक घेरा बन गया। बाकी सैनिक आगे बढ़े। यूँ समझना चाहिए कि आगे बढ़ने वाले सैनिक भी अब 10 नंबर टुकड़ी के घेरे में थे। अल्फा से को यह समझने में देर नहीं लगी कि पूरी तरह गिर गया है। वह चुपचाप झाड़ियों में पड़ा रहा। टार्चों के प्रकाश में बहुत से सैनिक उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अल्फा से अच्छी तरह समझ चुका था कि अब बिना किसी खून खराबा किए किसी भी तरह उन लोगों के बीच से नहीं निकल सकेगा। उसने कुछ निश्चय किया और संभल कर बैठ गया। 5 नंबर की टुकड़ी, यहाँ दूसरा घेरा। अभी पहली आवाज़ ने दोबारा कुछ कहना ही चाहा था कि उफ, कमाल कर दिया अल्फा से ने। उसकी गन गर्ज उठी। लक्ष्य थी वह आवाज़। एक ज़बरदस्त चीख से जंगल दहल उठा। आवाज़ पर अल्फा से ने अचूक निशाना लगाया था
और निशाने के जवाब में चारों तरफ से गन गरज उठी, मगर वह उन झाड़ियों में अब था कहाँ। आवाज़ पर गोली चलाने के साथ ही वह किसी चीते के समान झाड़ियों से उछलकर दूर जा गिरा। उसके साथ ही उसके मुंह से इतनी जोरदार चीख निकली कि आवाज़ को भेदकर सैनिकों के कानों तक पहुँची। इस बार जमीन से चिपके अल्फासे ने एक कमाल और दिखाया। जबरदस्त फुर्ती से उसने अपने सामने चमकती 4-5 टार्चें फोड़ डाली। यह काम करते वक्त वह हवा में उछला, साथ ही चीखा, सब अपनी टार्च बुझा दें, इससे दुश्मन को हमारी मौजूदगी का एहसास मिल रहा है। उसके मुंह से निकलने वाली ये आवाज़ ठीक उस आवाज़ से मिलती थी जिसके आदेश पर 10 नंबर की टुकड़ी ने घेरा बनाया था, जिस आवाज़ को उसने हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। अंधेरे में किसी को क्या मालूम कि उन्हें इस आवाज़ से हुक्म देने वाला मर चुका है। अल्फासे के इस आदेश का तुरंत पालन हुआ। सारी टार्चें एकदम बुझ गई। अल्फासे बड़ी तेजी के साथ कोहनियों के बल एक तरफ को रेंगा। साथ ही वह कमांडर की आवाज़ की नकल करता हुआ बोला, हमें सतर्कता से आगे बढ़ना है। दुश्मन बहुत चालाक है। सब अपनी अपनी जगह पर मुस्तैदी से ठहर जाएं। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। दुश्मन कहीं आसपास ही है। उसकी इस आवाज़ के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अल्फासे को अपनी यह चाल कारागार सी नज़र आने लगी। अंधेरे के कारण कोई भी सैनिक इस हकीकत को नहीं जान सका था कि इस आवाज़ का मालिक उनका अफसर अब ईश्वरपुरी में बैठा यमराज के हाथ पांव जोड़ रहा है। सब यही समझ रहे थे कि वे आदेश जो अल्फासे अपने मुंह से जारी कर रहा था उसी कमांडर के हैं। उसी के आदेश पर उन सबको चलना था। किंतु अल्फासे अच्छी तरह समझ रहा था कि इस किस्म का धोखा वह इतने सारे सैनिकों को ज़्यादा देर तक नहीं दे सकेगा, इसलिए तेजी के साथ ज़मीन पर रेंग रहा था। उसका इरादा था इससे पहले कोई सैनिक हकीकत समझ सके वह उनके घेरे से निकल जाए। उसी तरह रेंगता हुआ वह चीखा, ये तो हम नहीं जानते कि इस वक्त तुम कहाँ हो, लेकिन इतना जानते हैं कि जहाँ कहीं भी हो अभी तक हमारे घेरे में हो। अगर जान बचाना चाहते हो तो आत्मसमर्पण कर दो। अल्फासे के मुंह से निकली कमांडर की यह आवाज़ जंगल में गूंज कर रह गई। उसके बाद कहीं से कोई आवाज़ नहीं। अल्फासे अंधेरे में तेजी के साथ रेंगता चला जा रहा था। अचानक वह बड़े से पत्थर से टकराया, घूमकर पत्थर के पीछे आ गया। कमांडर की आवाज़ में कुछ न कुछ बोलकर वह सैनिकों को उलझाए रखना चाहता था, इसलिए फिर बोला, हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। जहाँ भी हो आत्मसमर्पण कर दो, वरना जिस्म गोलियों से छलनी हो जाएगा। फिर सन्नाटा। थोड़ी देर बाद अल्फासे के कानों में किसी दूसरे सैनिक की आवाज़ पड़ी, कर्नल साहब, मेरे ख्याल से वह मर गया है। जिस वक्त उसने हमारी आवाज़ पर गोली चलाई थी उस वक्त हमने फायर किए थे। उसकी चीख भी गूंजी थी। तभी दूसरी ओर से एक और सैनिक बोला, उसकी चीख मैंने भी सुनी थी कर्नल साहब। लगता है आपकी आवाज़ पर चलाई गई उसकी गोली तो बेकार गई, लेकिन हमारी गोलियों ने उसे मार डाला। इजाज़त हो तो टार्च चलाकर आगे बढ़ें। नहीं, पत्थर की बेक में पड़ा अल्फासे एकदम कर्नल की आवाज़ में बोला, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। चीख तो हमने भी सुनी थी, लेकिन वह हमें धोखा देने के लिए चीखा हो सकता है। तो हमें आदेश दीजिए सर। चौथी दिशा से एक आवाज़ गूंजी, हमें क्या करना है? सिर्फ तुम, बाकी कोई नहीं, टार्च चला लो। उसने चौथी दिशा में ही गन तानकर कमांडर की आवाज़ में कहा। इस आवाज़ के गूंजते ही चौथी दिशा में टॉर्च रोशन हुई
और कमाल कर दिया अल्फासे ने ही। बड़ी ही खतरनाक लड़ाई लड़ रहा था वह इस वक्त। उसने टार्च चमकते ही फायर कर दिया। शीशा टूटा। चमकने वाली टार्च का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो गया। रैट 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 गने फिर गरज उठी। सारी गोलियां पत्थर ने अपने माथे पर सहन करी, लेकिन अल्फासे इस तरह चीखा मानो कोई गोली उसे भी लगी हो। इस तरह से चीखने के साथ ही उसके मुंह से पुनः कर्नल की आवाज़ निकली, इसको चारों तरफ से भागकर पकड़ लो। और चारों तरफ से सैनिक उसकी तरफ झपटे। अल्फासे तेजी के साथ रेंगता हुआ पत्थर से दूर हो गया। चारों तरफ से भागकर सैनिकों ने उस पत्थर को घेर लिया था और इस बीच अल्फासे भी जमीन से खड़ा होकर सिपाहियों में ही शामिल हो गया था। यहाँ तो एक पत्थर पड़ा है कर्नल साहब, अन्य कोई नहीं है। एक सैनिक की आवाज़। रोशनी करो। सैनिकों के बीच खड़े अल्फासे के मुंह से निकला। एक साथ अनेक टार्च रोशन हो गई। वह विशाल पत्थर जिसके पीछे अभी कुछ देर पहले तक खुद अल्फासे था, प्रकाश से नहा गया। यहाँ तो कोई नहीं है, किसी सैनिक ने कहा, किंतु अब वहाँ पर उनकी बात का जवाब देने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि अवसर अच्छा देखकर अल्फासे ने अंधेरे का लाभ उठाया और सैनिकों की भीड़ में से होता हुआ एक तरफ को चला गया। किसी को इस बात का गुमान तक नहीं था कि दुश्मन उनके बीच में से होता हुआ निकल रहा है। अभी अल्फासे पूरी तरह उनके बीच से निकल नहीं पाया था कि एक अन्य सैनिक की आवाज़, अब क्या हुक्म है कर्नल साहब। इस बार अल्फासे ने अपने मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकाली। अब वह जल्दी से जल्दी सैनिकों से दूर हो जाना चाहता था। इस वक्त उसे यह ज्ञान नहीं था कि किधर बढ़ रहा है। बस फिलहाल दिमाग में एक ही बात थी, और वह ये कि वह जल्दी से जल्दी सैनिकों की पकड़ से निकल जाए। अंधेरे ने उसकी काफ़ी मदद की। वह दौड़ता चला गया। जब उसने महसूस किया कि वह सैनिकों की पकड़ से बाहर आ गया है, तो टॉर्च की रोशनी में अपने आसपास का निरीक्षण किया। हर तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ फैली हुई थी। कुछ देर वह उस जगह खड़ा सोचता रहा। फिर कुछ समझ में न आने की सूरत में यूं ही एक तरफ को बढ़ गया। बीच बीच में टॉर्च की रोशनी जलाकर रास्ता देखता जाता था। करीब 1 घंटे बाद अल्फासे हौले से चौंका। दूर 2 लाल बिंदु चमकते नजर आए। उसने ध्यान से देखा। वे बिंदु जमीन से कोई 2 फीट ऊपर और एक दूसरे से करीब 2 गज की दूरी पर थे। कुछ देर तक अपने स्थान पर चुपचाप खड़ा देखता रहा और समझने की कोशिश करता रहा कि वे बिंदु असल में है क्या। बिंदु अभी उससे काफ़ी दूर थे। जब काफ़ी ध्यान से देखने पर भी नहीं समझ पाया, तो सतर्क होकर बिंदुओं की तरफ बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसकी समझ में आया कि वे दोनों बिंदु अन्य कुछ नहीं, जीप की बैकलाइट है। उन लाल लाइटों में जीप की नंबर प्लेट भी चमक रही थी। नंबर प्लेट देखते ही अल्फासे ये भी समझ गया कि वह जीप मिलिट्री जीप है। इतनी बात समझते ही वह और ज़्यादा सतर्क हो उठा। उसके दिमाग में फौरन यह विचार कौन गया कि जब जीप यहाँ खड़ी है, तो निश्चित ही सड़क भी कहीं आसपास होगी। बड़ी सावधानी से अल्फासे उस दिशा में बढ़ा। उसने रेडियम डायल में टाइम देखा। सुबह के 4 बजने वाले थे। वह जीप के बेहद करीब पहुंच गया। करीब पहुंचकर जीप के आसपास थिरकते कई साए देखे। अब उसने खड़ा होकर जीप की तरफ बढ़ना मुनासिब नहीं समझा, लिहाजा रेंग कर अब उस तरफ बढ़ने लगा। कुछ मिनट बाद जीप के इतना निकट पहुंच गया कि अगर चाहे तो खड़ा होकर
2-3 लंबे कदमों में जीप को जा पकड़े। सांस रोके वह जमीन पर पड़ा था। 2 सैनिक जीप से काफी दूरी पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में पहरा दे रहे थे। एक सैनिक जीप से टेक लगाए खड़ा था। जीप के अंदर से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। कदाचित जीप के अंदर कोई बैठा व्यक्ति वायरलेस पर किसी से बात कर रहा था। अगर वायरलेस पर होने वाली बात वह सुनना चाहता तो बड़े आराम से सुन सकता था। जहां वह लेटा था वहां आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी, किंतु अल्फासे का दिमाग तो किसी और ही जगह चकरा रहा था। वह जानता था कि सुबह होने वाली है। सारा वातावरण प्रकाश से जगमगा उठेगा। अंधेरा उसके लिए जितना लाभदायक साबित हुआ है, वह जानता था कि प्रकाश उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। इस अंधेरे का उसे भरपूर लाभ उठाना चाहिए। यही सोचकर अपनी कोहिनूरों के बल किसी सांप की तरह पैरे पर खड़े अकेले सैनिक की तरफ रेंगा। 5 मिनट बाद अल्फासे ऐसी जगह पड़ा था जहां वह सैनिक चहलकदमी करता हुआ आया करता था। सैनिक अपने नियमानुसार टहलता हुआ अल्फासे के करीब आता जा रहा था। सैनिक ठीक अल्फासे के पास आकर पलटा और उसके पलटते ही जैसे कोई गोरिल्ला झपटे, इस तरह झपटा अल्फासे। गन और टॉर्च उसने वहां छोड़ दी थी जहां जंप लगाने से पहले लेटा था। उसका बायां हाथ ढक्कन बनकर सैनिक के मुंह पर चिपक गया। दायां हाथ सर्प की तरह लिपटा था उसकी गर्दन में। सैनिक ने मचलने की कोशिश की, चीखना चाहा, किंतु बेचारा सैनिक, वह क्या जानता था कि वह किस जांबाज के पंजे में फंसा है। हाथ न सिर्फ मुंह के लिए ढक्कन बन गया था, बल्कि सील का ढक्कन कहे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके कंठ से निकली चीख के बाहर निकलने का प्रयास तो दूर, हवा तक मुंह के रास्ते आवागमन नहीं कर सकती थी। मचलने का कसाव थम गया। सांस लेने की समस्त नसें बंद हो गई। 2 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के फड़फड़ाता रहा। वह ऐसे जैसे जलबिन मछली। फिर ठंडा पड़ गया। सारा भार अल्फासे के ऊपर पड़ गया। आत्मा के अभाव में जिस्म ठंडा हो चुका था। आंखें बाहर को उबल चुकी थी। अब अच्छी तरह से अल्फासे को विश्वास हो गया कि वह मोक्ष प्राप्त कर चुका है, तो खदेड़ता हुआ उधर ही ले गया जिधर टॉर्च और गन पड़ी थी। 2 मिनट तक अल्फासे ने अंधेरे में अपनी कारस्तानी की और तीसरे मिनट का श्री गणेश होते ही वह बेधड़क जीप की तरफ बढ़ा। इस वक्त उसके जिस्म पर उसी सैनिक के कपड़े थे। जीप के पास आकर उसने देखा, कुछ देर पहले जो इंसान जीप के अंदर बैठा वायरलेस पर बातें कर रहा था, वह अब जीप के बाहर खड़े दूसरे सैनिक से कुछ बातचीत कर रहा था। उसे आता देख उनमें से एक बोला, क्या बात है हमीद? अल्फासे समझ गया कि जिस आदमी से ऊपर वाले की मुलाकात हो चुकी है या जिसे सांस रोककर वह मार चुका है, उसका नाम हमीद था। उसकी बात का कोई भी जवाब दिए बिना अल्फासे ने आगे बढ़कर जीप के अंदर देखा। वह खाली पड़ी थी। क्या बात है हमीद, जवाब क्यों नहीं देते? उसी सैनिक ने पूछा। अभी देता हूँ। अरे तुम्हारी आवाज़ मेरी नहीं, अपने जीवन के आखिरी पल में सिर्फ इसकी आवाज़ सुनो। कहने के साथ अल्फासे ने 2 बार ट्रिगर दबाकर गन को चीखने पर मजबूर कर दिया। गन से निकली गोलियां उन दोनों के लिए मौत का परमिट बन गई। कुछ सोचने और समझने की असफल कोशिश करते हुए वे मौत के परमिट पर सवार होकर ईश्वरपुरी की तरफ दौड़े। उधर दूर खड़ा सैनिक गन की आवाज़ सुनकर सतर्क हुआ, लेकिन तब तक तो
अल्फा से उधर घूमकर एक और फायर कर चुका था। गोली उस सैनिक की राइफल पर लगी। राइफल को इतनी जोर का झटका लगा कि कूंदा उसके जबड़े पर पड़ा। अपने मुंह से चीख निकालता हुआ वह गिरा। राइफल उसके हाथ से छूटकर अंधेरे में कहीं दूर जा गिरी थी। सैनिक ने उठना चाहा, लेकिन उसने महसूस किया किसी का भारी बूट उसकी छाती पर रखा है। एक गुर्राती सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अपने साथियों में से सिर्फ तुम ही इस दुनिया को देख सकते हो। शेष ऊपर पहुंच चुके हैं। अगर तुम भी मौत से कुश्ती लड़ने की कोशिश करोगे तो यह गन तुम्हें भी उन्हीं के पास पहुंचा देगी। जाहिर है सैनिक मरना नहीं चाहता था, ढीला पड़ गया, लेकिन हाँ, इस बात पर उसे घोर आश्चर्य हो रहा था कि दुश्मन जिन्न की तरह अचानक कहाँ से प्रकट हो गया। उसने देखा एक धुंधला सा साया उसकी छाती पर पैर रखे खड़ा था। पैर का दबाव इतना ज़्यादा था कि उसे सांस लेने में कठिनाई का अनुभव हो रहा था। उसने देखा इस साये के हाथ में एक गन भी थी। अभी वह कुछ बोलना ही चाहता था कि गन की नाल बड़ी जोर से उसकी पसलियों पर पड़ी। हड्डियां चरमरा कर रह गई। साथ ही आवाज़, बचना चाहते हो तो जो मैं पूछूं उसका जवाब दो। सैनिक जान चुका था कि इनकार का मतलब मौत का परमिट खरीदना होगा। बोला, आप पूछिए, कराची बॉर्डर यहाँ से कितनी दूर है? इसका जवाब था, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी दूर। चलो। वह उसके सीने से पैर हटाकर बोला, हाथ ऊपर उठाकर जीप की तरफ चलो। ऐसा ही हुआ। सैनिक हाथ ऊपर उठाकर आगे आगे चल रहा था और उसकी पसलियों से गन सटाए। अल्फा से जीप के पास आकर जब उसने अपने दो साथियों की लाश देखी तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरन सी महसूस हुई। वह समझ गया कि उसको कवर करके चलने वाला व्यक्ति किसी भी इंसान को पलक झपकते ही मार देने का अभ्यस्त है। अल्फा से की गुर्राहट, ड्राइविंग सीट पर बैठकर जीप स्टार्ट करो और कराची की तरफ चलो। बेचारा सैनिक बेरंग लिफाफे की तरह मजबूर, मरता क्या न करता। हुक्म भी माना। वह ड्राइविंग सीट पर बैठा। अल्फा से पसलियों से गन सटाए बराबर में उसके जीप स्टार्ट करते ही अल्फा से एक बार फिर गुर्राया, ध्यान रहे, जीप चलानी मुझे भी आती है। किसी भी तरह की चालाकी तुम्हारी मौत से कुश्ती बन सकती है, बिना कोई हरकत करे। ऐसा ही हुआ। मुश्किल से 10 मिनट जीप कच्चे रास्ते पर चली, उसके बाद सड़क पर आ गई। अब जीप सड़क पर एक तरफ दौड़ पड़ी। फुटपाथ पर कई पत्थरों को पड़कर अल्फासे ने जान लिया कि कराची की तरफ ही बढ़ रहे हैं। यह जानने के बाद अल्फासे ने राहत की सांस ली। बोला, जितनी तेज चला सकते हो चलाओ। और वाकई उस सिपाही ने जीप इतनी तेज चलाई कि हवा से बातें करती नजर आने लगी। अभी वे कराची के करीब 5 किलोमीटर इधर ही थे कि अचानक जीप में रखा वायरलेस पिक पिक करने लगा। अल्फासे ने चौंक कर वायरलेस की तरफ देखा। गाड़ी रोको, उसने सैनिक को आदेश दिया। हुक्म मिलते ही उसने जोर से ब्रेक पेडल दबाया। चीखती हुई जीप कुछ दूर फिसलने के बाद एक झटके के साथ रुक गई। गन पुनः सैनिक की पसलियों से सटाकर अल्फा से गुर्राया, बातें करो। अगर कोड में गड़बड़ और कोई भी संदेश देने की कोशिश की तो अपनी जान बचाने की तुम्हारी अब तक की कोशिश पर पानी फिर जाएगा। कांपते हाथों से सैनिक ने वायरलेस ऑन किया और बोला, मिस्टर डेंजर स्पीकिंग।
उधर सैनिक के मुंह से उपरोक्त शब्द निकले। इधर अल्फासे की गण ने चीख कर उसे मुफ्त में ईश्वरपुरी का टिकट थमा दिया। गोली सैनिक के बेजे को फोड़ती हुई निकल गई। एक ही पल में जीता जागता सैनिक लाश में बदल चुका था। बड़ी जोर से ठोकर मारकर उसने सैनिक की लाश को जीप से बाहर फेंक दिया और खुद वायरलेस सेट पर झुका। दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही थी, हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? ये गोली की आवाज़ कैसी थी? हेलो। बहुत देर से वह सैनिक अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। वह किसी शेर के भांति वायरलेस पर चीखा, तुमने उसकी सारी मेहनत पर पानी फिरवा दिया। खतरे की सूचना देने की लालच को नहीं दबा सका और मिस्टर डेंजर कहकर इसने तुम्हें खतरे की सूचना दे दी। अपनी इस गलती की वजह से मारा गया बेचारा। अब जब तुम इतना सब जान ही गए हो तो कान खोल कर सुनो। इस वक्त जीप तुम्हारे दुश्मन के कब्जे में है। इस जीप में मौजूद तुम्हारे सारे आदमी मारे जा चुके हैं। कौन हो तुम? ओह, अभी भी नाम बताना पड़ेगा। अल्फासे ऐसे लहजे में कहा जैसे बोलने वाला कन्फर्म करना चाहता हो। यस, उसने पूरी मस्ती में कहा, मैं आईएसआई का चीफ बोल रहा हूँ। ओह, वह कुछ और मस्ती में आ गया। मेरी फरारी का समाचार तुम तक पहुंच चुका है। तुम पाकिस्तान से निकल नहीं पाओगे। खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो उन नमूनों से कहना। उन्होंने मेरी ऑफ़र कबूल न करके भयंकर भूल की है। मैं उनसे बात करूँगा। मुमकिन है हम लोग तुम्हारा ऑफ़र कबूल कर लें। वक्त निकल गया है चीफ महोदय, अल्फासे कहता चला गया। मैं जानता हूँ तुम ये वार्ता इसलिए लंबी करना चाहते हो ताकि मुझे बातों में उलझाकर मेरी दिशा और दूरी जान सको, मगर नहीं, अपनी इस कोशिश में भी कामयाब नहीं हो सकोगे तुम। अब तो तुम्हें अल्फासे का जलवा देखना होगा। कहने के साथ उसने एक झटके में वायरलेस ऑफ कर दिया। मेडिकल के कक्ष नंबर 7 के मुख्य दरवाजे पर मोटा और मजबूत ताला झूल रहा था। 2 पुलिस वाले उसके बाहर तैनात थे। एक स्टूल दरवाजे के दाईं तरफ रखा था, दूसरा बाईं तरफ। उनकी ड्यूटी रात 10 बजे से शुरू होकर सुबह 6 बजे खत्म होनी थी। हालांकि निर्देश तो लगातार टहलते रहने के थे। स्टूल तो केवल तब के लिए थे जब टहलते टहलते थक जाएं, मगर ज़्यादा समय स्टूल पर ही गुजारते थे। टहलते तो तब थे जब बैठे बैठे थक जाते थे। पूरी रात वे गप्पे हाँक हाँक कर गुजारने का प्रयत्न करते थे, लेकिन गप्पे हाँकने के भी आखिर एक सीमा होती है। थक हार कर अलग अलग स्टूलों पर बैठ जाते और ऊँघने लगते। पिछले 1 साल से रात की ड्यूटी पर वे वहीं नियुक्त थे। आपस में अक्सर विचार विमर्श किया करते थे कि सरकार को भला यहाँ चौकीदारी कराने की क्या ज़रूरत है। क्या अफसरों को यह डर सताया करता है कि अगर वहाँ चौकीदारी न कराई गई तो कक्ष में बंद लाशें फरार हो सकती हैं। आपस में इस किस्म की बातें करते हुए वे खूब हंसा करते थे। सुबह के 4 बजे के आसपास रोकने की लाख चेष्टा के बावजूद उन्हें झपकी आ जाया करती थी, किंतु वह झपकी ऐसी बिल्कुल नहीं होती थी कि जिसे नींद कहा जा सके। हल्की सी आहट उन्हें चौंका देती थी। वे सोते नहीं थे। यह बात इसी से जाहिर है कि झपकी लेते वक्त भी वे कभी स्टूल से नहीं गिरे, परंतु आज एक नहीं बल्कि दोनों स्टूल से नीचे लुढ़क गए। फिर भी नींद न टूटी। शायद बेहोश हो गए थे वे। उनके स्टूल से लुढ़कने के 2 मिनट बाद
दो इंसानी साए एक अंधेरे कोने से निकलकर उनके नज़दीक पहुँचे। उनमें से एक ने जहाँ एक सिपाही की जेब से कक्ष पर लगे ताले की चाबी निकाली, वहीं दूसरे ने अपनी रेडियम डायल रिस्टवॉच पर नज़र डालने के बाद आहिस्ता से कहा, सुप्रीमो और उसके साथियों के आने में अभी 5 मिनट बाकी है। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी का भाग अगले अंक में। अगर आपको यह नावल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।